The math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. वेलकम फ्रेंड्स, माउंटेन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने अपने सिस्टम स्टार्ट किए थे, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट भी कर लिया है। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बात करेंगे। आज प्यूबर्टी की बात करेंगे, यौनारंभ की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक आप समझ लीजिए कि प्यूबर्टी क्या होता है, मतलब यौनारंभ होता क्या है। बच्चा बड़ा होता है, सबसे पहले बच्चे की जन्म होता है, चाइल्डहुड होता है, मतलब बचपन कितने साल का होता है? 0 से 12 साल का। जैसे पैदा हुआ और 12 साल तक उसका क्या होता है? बचपन होता है, आराम से खेलता कूदता है। उसमें किसी भी प्रकार के हार्मोनल चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब उसमें उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो एक न्यूट्रल होते हैं, अभी उनमें कोई चेंज नहीं आया होता है। वो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोचता है, ये सारी चीज़ें नहीं समझता है। तो वो उसका बचपन होता है, ठीक। बचपन के बाद जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, मतलब दूसरी फेज़ में प्रवेश करता है, एडोलसेंस में प्रवेश करता है या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो क्या होता है? उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, मतलब उसके शरीर बड़ा होने लगता है, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज होने लगते हैं, हार्मोन विकसित होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जब वो चेंजेस आते हैं, जब वो चेंजेस आते हैं, उस टाइम के स्टार्टिंग पीरियड को क्या बोलते हैं? यौनारंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं, जो कि लगभग 12 से 16 साल में शुरू हो जाता है। किसी में 12 में, किसी में 13 में, 14 में, 15 में, मतलब एक कंपैरेटिव एज है कि किसी में जल्दी शुरू हो जाता है, किसी में देर में शुरू होता है, लेकिन प्यूबर्टी सब में आती है, हर एक इंसान में आती है। अगर वो होमोसैपियंस है, अगर वो मानव हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, दोनों में से कोई भी है, तो उसमें क्या है? उसमें प्यूबर्टी आएगी, उसमें यौनारंभ आएगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि यौनारंभ 12 से 16 की एज में स्टार्ट हो जाता है, 12 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। और किशोरावस्था कितने साल की होती है? 13 से 19 साल की, ठीक। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किशोरावस्था क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, मतलब एडोलसेंस और प्यूबर्टी में क्या अंतर है, किशोरावस्था और यौनारंभ में क्या अंतर है। तो जब किशोरावस्था स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उस किशोरावस्था स्टार्ट होते ही यौनारंभ भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक। कितने साल का होता है? 12 से 16 साल में, किसी में 12 में, किसी में 13 में, किसी में 14 में, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों में स्टार्ट हो जाता है। मगर जो किशोरावस्था है वो कितने साल तक की होती है? 19 साल तक की होती है, 13 से 19 साल तक की, कभी कभी 20 भी होती है, कभी कभी 18 में भी, जो जल्दी समझ जाए। ये सारा मानसिक विकास है, ये सारा हार्मोनल विकास है। आप कैसा समाज में रह रहे हैं, कैसी चीज़ें देख रहे हैं, आपको कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी प्यूबर्टी और आपकी एडोलसेंस दोनों पे इफेक्ट करती है, ठीक है। इसको कई बार क्या बोलते हैं? टीन एज भी बोलते हैं। अगर नॉर्मल इसमें देखे जाए, हम लोग जो सामाजिक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसको क्या बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। टीन एज क्यों बोलते हैं? इंग्लिश में 13 को क्या बोलते हैं? 13, है ना। तो लास्ट में क्या आता है? टीन। 12 के बाद जब अगला शब्द है हमारा 13 से लेकर 19 तक, सब में लास्ट में क्या आता है? टीन आता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। और बोलते हैं सबसे खतरनाक एज होती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर इस टाइम पे आप या आपका बच्चा, जब आप रहे होंगे और अपने टाइम पे टीन एज में आपका बच्चा होगा, आपका जो बेबी होगा, वो अगर इस टीन एज में सही से डेवलप कर जाता है, इस टीन एज में सही से वो अपनी सारी चीज़ें कर लेता है, प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है और समाज को समझना शुरू कर देता है, तो वो समझ लीजिए वो एक सेफ जोन है। और अगर यही टीन एज होती है जहाँ इंसान बनता, बिगड़ता, अपनी चीज़ों को समझता है और उसको क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसी टीन एज में, इसी किशोरावस्था में होती हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि किशोरावस्था क्या होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, यौनारंभ कैसे स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं, जब यौनारंभ स्टार्ट होता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव होने लगते हैं। किस में बदलाव होते हैं? वो दोनों में ही बदलाव होते हैं, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, ठीक है। चाहे वो हमारे मेल हो या फीमेल हो, नर और मादा दोनों में ही कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ बदलाव आने लगते हैं। और ये चेंजेस कैसे होते हैं? ये चेंजेस शारीरिक होते हैं और मानसिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब फिजिकल होते हैं और साइकोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। फिजिकल का मतलब आपकी हाइट बढ़ेगी,
ठीक है, आपकी मसल ग्रोथ करेगी, आपके कंधे बढ़ेंगे, मांसल हो जाएगा शरीर आपका, है ना, आप लंबे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फिजिकल चेंजेस हो गए। कैसे चेंजेस हो गए, शारीरिक चेंजेस हो गए, मतलब शरीर की बनावट में चेंज आने लगा। शरीर अब नॉर्मल नहीं रहा, अब वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वयस्क हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्या है, उसमें फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, शारीरिक चेंजेस आने लगते हैं, और दूसरा शारीरिक बदलाव आने लगते हैं, और दूसरा क्या होता है, उसमें मनोवैज्ञानिक बदलाव आने लगते हैं, सॉरी मतलब फिजियोलॉजिकल बदलाव आने लगते हैं या साइकोलॉजिकल बदलाव आने लगते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक मतलब वो सोचना समझने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी, वो समाज में बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, हर चीज़ में क्या, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, वो जो छह ककार हम हिंदी में पढ़ते हैं वो सब लगाने की कोशिश करने लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो 5W1H का जो फॉर्मूला है ना, वो उसके अंदर आने लगता है कि अब ये सारी चीज़ें उसको जानने की इच्छा होने लगती है कि क्या हो रहा है, ये सारे ये छयों ककार है ना, ये उसको समझ में आने लगते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, इसके अंदर ये कारण है, ये क्यों हो रहा है, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो ये जो मानसिक चेतना है, ये जो मानसिक चेतना जगी है ना उसके अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चेंजेस। और कौन से चेंजेस, मनोवैज्ञानिक चेंजेस या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्यूबर्टी स्टार्ट होने में ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो शारीरिक विकास होता है और मनोवैज्ञानिक विकास होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या होने लगती है, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनने लगते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मैंने आपको बताया था कल कि कुछ प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब प्राथमिक सेक्सुअल अंग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग में मैंने बताया था, मेल में प्राथमिक लैंगिक अंग का आपको बताया था क्या होता है, टेस्टिस होता है ना। इसी तरीके से, और वृषण हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर हम मादा की बात करें, तो मादा में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है, ओवरी होती है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, है ना। तो ये सारे चेंजेस होने लगते हैं, मतलब मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक क्या है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है। दोनों में भी आपको अंतर समझाऊंगा। ये क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, टेस्टिस और ओवरी, मतलब वृषण और अंडाशय, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है। और ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अंग और लक्षण में आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि अंग क्या होते हैं, कोई एक बॉडी का पार्ट है वो क्या है, एक अंग है, और लक्षण क्या है, जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या है, लक्षण है, ठीक है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या बदलने लगता है उसमें। सबसे पहले चाहे हम मेल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, मतलब हम नर की बात करें या मादा की बात करें, दोनों की ही बात करते हैं। पहले सिंपल कॉमन दोनों में क्या चेंज होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अलग अलग, मेल में क्या चेंज होता है, फीमेल में क्या चेंज होता है, मतलब नर में क्या चेंज होता है और मादा में क्या चेंज होता है। इससे पहले हमें ये समझना है कि दोनों में क्या चेंज होने लगते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उनके एम्प्रिट और प्यूबिक रीजन में, मतलब कांख और जनन क्षेत्र में बाल आने लगते हैं। कांख क्या होता है, कि जो अंडर आर्म्स के नीचे का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, कांख बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एम्प्रिट बोलते हैं, ठीक है। तो एम्प्रिट और प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन क्या होता है, प्यूबिक रीजन आपको पता होगा जहाँ पे हमारे जेनाइटल्स होते हैं, उस जेनाइटल्स के ऊपर का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक रीजन बोलते हैं या जनन क्षेत्र बोलते हैं। उस जनन क्षेत्र में क्या आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब चाहे वो नर हो या मादा, दोनों के ही कांख में मतलब एम्प्रिट रीजन में, और दूसरा प्यूबिक रीजन में मतलब जनन क्षेत्रों में क्या होने लगेंगे, बाल आने लगेंगे। और क्या होने लगेगी, लंबाई बढ़ने लगेगी, ग्रोथ बढ़ने लगेगी, ठीक है। अभी जब 12 साल तक का बेबी होगा, बच्चा होगा, वो छोटा होगा, और जैसे ही उसमें प्यूबर्टी आएगी, जैसे ही उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगेंगे, वैसे क्या होने लगेगा, वो बड़ा होने लगेगा, इसकी ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। ये तो दोनों के कॉमन कैरेक्टर हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में ये चीज़ें होने लगेंगी। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं कि नर में क्या बदलाव आएगा और मादा में क्या बदलाव आएगा, ठीक है। तो नर में या फिर लड़कों की बात करें, अगर मेल्स की बात करें, तो मेल्स की बॉडी कैसी हो जाएगी, मांसल बॉडी हो जाएगी, मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, मतलब बाइसेप्स बढ़ने लगेंगे, ट्राइसेप्स बढ़ने लगेंगे, शोल्डर्स बढ़ने लगेंगे, चेस्ट बढ़ने लगेगी। इन सब में क्या हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा मनुष्य जो होगा, उस शारीरिक उसकी गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, है ना, और वो बड़ा हो जाएगा, उसकी शरीर बड़ा हो जाएगा, तो मांसल शरीर हो जाता है। और शोल्डर्स कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। कंधे कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। 56 इंच का सीना, ठीक, ऐसे याद रखो। तो क्या हो जाता है,
चौड़े हो जाते हैं उसके शोल्डर्स, ठीक है, और आवाज़ भारी हो जाती है। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी भारी आवाज़ लग रही है, घर में कोई बच्चा बोलता है तो उसकी आवाज़ कम होती है, मतलब हल्की होती है, इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो पिच क्या हो जाती है, पिच बढ़ जाती है, पिच बढ़ जाती है तो आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है, तो आवाज़ भारी हो जाती है। ये तो लड़कों में कुछ कॉमन कैरेक्टर हो गए। अगर हम लड़कियों की बात करें या फीमेल्स की बात करें तो क्या होता है, स्तन ग्रंथियां आ जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाती हैं। स्तन तो पहले से ही होते हैं मगर अब क्या हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, एक्टिवेशन हो जाता है उनके अंदर। और दूसरा क्या है, उनके भी जो शोल्डर्स होते हैं, उनके भी जो कंधे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, चेस्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, बट्स नितंब होते हैं, बट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नितंब बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ओवरी फंक्शनल हो जाती है, मतलब अंडाशय फंक्शनल हो जाता है। अब अंडाशय में क्या बनने लगता है, ओवम बनने लगता है, अंडा बनने लगता है, ठीक है। तो ये है हमारी प्यूबर्टी, यौनारंभ कि कितने से कितने साल में हुआ, 12 से 16 साल में, अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। बाकी क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चेंजेस हमने देखे। अब आगे की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, आगे की क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने क्या देख लिया कि नर में क्या बनना है, स्पर्म बनना है, टेस्टिस में क्या बनना है, टेस्टिस में नर में वृषण में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, मतलब शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या बन रहा है, फीमेल के अंडाशय में क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है, मतलब कि अंडाणु बन रहे हैं, ठीक है। हमने शुक्राणु और अंडाणु का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कहाँ पे क्या बनते हैं। अब ये देखेंगे कि उनके कौन से ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब नर जननांग और मादा जननांगों को विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे कैसे स्पर्म बनता है, कैसे ओवम बनता है, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे हम या आप इस दुनिया में आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग पढ़ेंगे हम लोग, ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पुरुष के प्रजनन तंत्र के अंग पढ़ेंगे। तो उसके बेसिकली 8 जो अंग हैं उनमें कैटेगराइज किया गया है। नर जननांगों को 8 अंगों में डिवाइड किया गया है, पुरुष के प्रजनन तंत्र को 8 अंगों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, टेस्टिस, वृषण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, एपिडाइडमिस या फिर अधिवृषण के बारे में पढ़ेंगे, वृषण फिर अधिवृषण। तीसरा क्या है, वैज डिफरेंस या फिर शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेमाइनल वेसाइकल्स या फिर शुक्राशय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिश्न, ये 8 चीज़ें हैं जो ये 8 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक पुरुष प्रजनन तंत्र बनाती हैं या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं, टेस्टिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टेस्टिस की बात करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस को क्या बोलते हैं, टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं, ठीक है। अब आप समझिए, बॉडी का वो पार्ट, पेनिस के पास या फिर शिश्न के पास कुछ 2 छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो शरीर से बाहर लटकी रहती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, वृषण बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और इसके बाहर, टेस्टिस के जस्ट बाहर, वृषण के जस्ट बाहर एक पाउच होता है, जिस थैले में ये टेस्टिस हमेशा के लिए लटका रहता है, वो जो पाउच होता है, उस पाउच को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ये लिखा हमारा स्क्रोटल सैक या वृषण कोश, इसी को स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। कितने जोड़ी होता है, एक जोड़ी होता है, टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, 2 होते हैं, है ना, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या है, प्राथमिक नर जनन अंग है। हमारी बात हो चुकी है, ये प्राथमिक नर जनन अंग क्यों है, क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहे हैं, स्पर्म का निर्माण कर रहे हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, नर जनन अंग है। कैसे, प्राथमिक नर जनन अंग है, ठीक है। एक जोड़ी होते हैं, एक पेयर होते हैं। इसके बाद अगर हम लंबाई की बात करें, अगर हम ये लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात करें, तो लंबाई में ये कितने होते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर कितने कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, लंबाई, और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है। बात समझ में आई। 4 से 5 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। काम क्या होता है इनका, टेस्टिस का काम होता है शुक्राणुओं का उत्पादन करना या शुक्राणुओं का जनन करना,
ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, शुक्राणु का उत्पादन करते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, स्पर्म का मतलब शुक्राणुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब एक बात आती है कि जो बाकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उसको बाहर अंदर रखा गया है, लेकिन जो हमारे टेस्टिस हैं, जो वृषण हैं, उनको बॉडी से बाहर क्यों रखा गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो टेस्टिस है, वृषण है, उसको बॉडी से बाहर क्यों रखा जाता है। तो आप ये समझिए, हमारे जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, टेम्परेचर होता है, किसका होता है, नॉर्मल बॉडी का, है ना। एक सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, मगर लेकिन जो स्पर्म होता है, स्पर्म को बनने के लिए शरीर के टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है, लगभग 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, कम चाहिए होता है। ठीक है, लेस चाहिए होता है ना। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिलेगा उस हमारे टेस्टिस को, तो वो टेस्टिस क्या नहीं बना पाएगा, स्पर्म नहीं बना पाएगा। इसीलिए उसको कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है। और ये टेम्परेचर तभी कम हो सकता है जब टेस्टिस क्या हो, बॉडी से बाहर लटके हुए हों। इसीलिए भगवान ने या इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा और स्पर्म फॉर्मेशन जो था, हमारा जो शुक्राणुओं का जो फॉर्मेशन था, वो आसानी से हो सकता था। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, मतलब शुक्राणुओं के जनन के लिए कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तापमान क्या होता है, हमेशा कम होता है सामान्य तापमान से। शरीर के सामान्य तापमान से टेस्टिस का जो तापमान होता है वो कितना होता है, लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक क्वेश्चन और आता है, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर देखें, हम लोग लैपटॉप का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, लैपटॉप किस पे यूज़ करते हैं, लैपटॉप का मतलब ही होता है लैप मतलब गोद और टॉप मतलब उसके ऊपर रख के जो इस्तेमाल किया जाए उसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं। अधिक समय तक लैपटॉप अगर आप अपनी गोद पे रख कर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या हो सकते हैं, स्टेराइल भी हो सकते हैं। आप हो सकता है कि आप अपने स्पर्म फॉर्मेशन की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर दें, आपके शरीर में शुक्राणु ना बने। या फिर वो लोग जो रोज़ गर्म पानी से नहाते हैं, रोज़ डेली हॉट वाटर बाथ लेते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनके साथ भी कई बार समस्या आती है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनको क्या होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आती है। चलिए, तो ये थी हमारी टेस्टिस की बात। अब बात करते हैं कि टेस्टिस के अंदर, मतलब हमारा जो वृषण है, उस वृषण के अंदर किस जगह पे कौन सी सेल्स होती हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, जो शुक्राणु का फॉर्मेशन करती हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर शुक्राणुजनक नलिकाएं, ये जो हमारा टेस्टिस है, इस टेस्टिस में कुछ नलिकाएं होती हैं, शुक्राणुजनक नलिकाएं होती हैं। इन शुक्राणुजनक नलिकाओं से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या कह लें शुक्राणुओं का जनन होता है, शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है, शुक्राणुजनक नलिकाओं से या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। जो हमारा टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो वृषण से या टेस्टिस से मेनली एंड्रोजन सिक्रीट होता है। क्या होता है, टेस्टिस से मेनली क्या सिक्रीट होता है, एंड्रोजन सिक्रीट होता है। और ये एंड्रोजन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 नाम दिए गए हैं इन एंड्रोजन को। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपसे पूछे टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन है और ये एंड्रोजन कहाँ मिलता है, टेस्टिस में मिलता है, मतलब वृषण में बनता है। वृषण में कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। और ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। ये दोनों
जो एग्जाम्पल आपके लिखे हैं, पहला क्या है हमारा टेस्टोस्टेरोन और दूसरा क्या है DTH, मतलब डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये भी क्या है? एक प्रकार का एंड्रोजन है जो किस में मिलता है? टेस्टिस में मिलता है। इसी तरीके से जो हमारा एंड्रोस्टेनोडियोन है, क्या है? एंड्रोस्टेनोडियोन। एंड्रोस्टेनोडियोन जो है ये भी किस में बनता है? टेस्टिस में बनता है और एक प्रकार का क्या है? एंड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारे टेस्टिस की बात खत्म हो जाती है। एक पेयर होते हैं, 4 से इतने सेंटीमीटर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, टेम्परेचर कम चाहिए होता है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं, अब इधर डायग्राम देखिएगा। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम है, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है? टेस्टिस, और इसी टेस्टिस से जुड़ा हुआ हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पेनिस। ठीक है, ये क्या है? वृषण, टेस्टिस जिसकी हमने बात कर ली, और ये क्या है हमारा? पेनिस, है ना। इस टेस्टिस और पेनिस के बीच में सारे ऑर्गन्स, एपिडाइडमिस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकिल, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, कॉपर्स ग्लैंड, मूत्राशय या मूत्रमार्ग, ये सारी चीज़ें इसी टेस्टिस और पेनिस के बीच में होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई। टेस्टिस के बाहर कौन सा सैक मैंने बताया? वृषण कोश होता है, स्क्रोटल सैक होता है, या इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को? स्क्रोटल सैक या फिर स्क्रोटम भी बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ? स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हमने आपको बताया स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, और ये स्पर्म कहाँ चल के आता है? ये स्पर्म कुछ टेढ़ी संरचनाएं होती हैं, कुछ कुंडलित संरचनाएं होती हैं, है ना। इन कुंडलित संरचनाओं को क्या बोलते हैं? इन कुंडलित संरचनाओं को क्या बोलते हैं? एपिडाइडिमिस। ठीक है, इस एपिडाइडिमिस को हिंदी में क्या बोला? अधिवृषण। ठीक है, क्या बोला? अधिवृषण। ये अधिवृषण कितना होता है? ये जो कुंडलित संरचनाएं हैं, ये जो स्प्रिंग जैसी संरचना है, ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्पर्म तो यहाँ पे बन गया। देखिए, जो हमारा शुक्राणु था वो शुक्राणु कहाँ बन गया? टेस्टिस में बन गया, वृषण में बन गया। लेकिन अब इस शुक्राणु कैसा है? ये शुक्राणु अभी नया है, इसका मैचुरेशन नहीं हुआ है। मतलब ये अभी जो है ये एक नया बेबी प्रोड्यूस करने के लिए या नया बच्चा पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी इसमें इतनी क्षमता नहीं है। तो ये क्या करता है? ये स्पर्म जो होता है ये कहाँ पहुँच जाता है? अधिवृषण में पहुँच जाता है, एपिडाइडिमिस में पहुँच जाता है, और एपिडाइडिमिस में क्या होता है? ये परिपक्व होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि मैचुरेशन ऑफ स्पर्म या शुक्राणुओं का परिपक्व कहाँ होता है? शुक्राणु परिपक्व कहाँ होते हैं? तो क्या आंसर टिक करके आओगे? एपिडाइडिमिस। ठीक है, एपिडाइडिमिस का सिर्फ इतना ही काम होता है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या काम करता है? ये शुक्राणुओं को क्या करता है? परिपक्व करता है, मतलब मैचुरेशन करता है। शुक्राणुओं को क्या करता है? मैच्योर करता है। ठीक है, इसके बाद एपिडाइडिमिस से मतलब अधिवृषण से शुक्राशय तक एक लंबी संरचना होती है जो दोनों को जोड़ती है। अधिवृषण से शुक्राशय तक एक लंबी संरचना होती है, यहाँ कहीं शुक्राशय होता है। इस शुक्राशय तक क्या होती है? एक लंबी संरचना होती है, जो संरचना अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है, मतलब एपिडाइडिमिस को वैस डिफरेंस से जोड़ती है। इस अधिवृषण से शुक्राशय तक वैस डिफरेंस तक जोड़ने की जो संरचना होती है, मतलब सेमिनल वेसाइकल्स तक जोड़ने की जो संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी बोलते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब है, ये जो लंबी सी संरचना है, इसको क्या बोला गया? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्यों बोला गया? क्योंकि ये शुक्राणुओं को लेके जा रही है, मतलब स्पर्म को लेके जा रही है। ठीक है, अगर जो भी चीज़ जिसको भी लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये वैस डिफरेंस एपिडाइडिमिस से सेमाइनल वेसाइकल्स तक, मतलब अधिवृषण से शुक्राशय तक क्या लेके जा रहे हैं? शुक्राणुओं को लेकर जा रहे हैं या फिर स्पर्म को लेकर जा रहे हैं। अधिवृषण से शुक्राशय तक शुक्राणुओं को कौन ले जाता है? वैस डिफरेंस ले जाती है या फिर शुक्र वाहिका ले जाती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। तो तीसरा पार्ट क्या है? शुक्र वाहिका, जिसका क्या काम है? सिर्फ ये एपिडाइडिमिस को, मतलब अधिवृषण को किससे जोड़ देती है? सेमाइनल वेसाइकल से जोड़ देती है, मतलब शुक्राशय से जोड़ देती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? तीसरा पार्ट हो गया। चलिए चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारा सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, अब बात आती है सीमेन की। ठीक, एक तो बात होता है शुक्राणु। ठीक है, जो शुक्राणु कैसा होता है? शुक्राणु कैसा होता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको कल बताया था। उसमें क्या होती है? एक सिर होता है, हेड होता है, बीच में नेक होती है, और सबसे लास्ट पार्ट में क्या होता है?
टेल होता है। ये ऐसी सेल है, शुक्राणु ऐसी सेल है जो नए बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब भी आपने सीमेन देखा होगा, मतलब वो तरल पदार्थ जिसमें शुक्राणु रहते हैं, ठीक है, जब भी सीमेन आपने देखा होगा, वो तरल पदार्थ जो वाइट कलर का होता है, उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। जब मैं आपको इसको इलेबोरेट करके बताऊंगा कि सीमेन में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका किसका फ्लूइड होता है, कितना % पानी होता है, कितना % उसमें स्पर्म होता है, वो सारी चीज़ें तब आपको बताऊंगा कि सीमेन किस तरीके से बनता है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि जो सीमेन होता है उसमें किसका फ्लूइड होता है? सेमाइनल वेसाइकल्स का फ्लूइड होता है, या फिर शुक्राशय का फ्लूइड होता है, शुक्राशय का तरल होता है, जो कि कैसा होता है? पीएच कैसा होता है? 7.5 या 4, मतलब कि कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। और ये जो सेमाइनल वेसाइकल का फ्लूइड है, मतलब शुक्राशय का तरल है, ये लगभग 80% किसका क्या बनाता है? सीमेन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? सीमेन बनाता है। सीमेन का 80% भाग कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है। पीएच कैसा होता है? 7.4, मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा शुक्राशय है, सेमाइनल वेसिकल्स है, इसका जो तरल है, इसका जो फ्लूइड है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज हमारा क्या है? एक शुगर है। क्या है फ्रक्टोज? केमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि सुक्रोज क्या है या फ्रक्टोज क्या है? हमारी शुगर है, मतलब कि शर्करा है। और शर्करा कैसी होती है? मीठी। तो इसी वजह से जब शुक्राशय का तरल या सेमाइनल वेसिकल्स का तरल सीमेन में चला जाता है तो वो कैसा हो जाता है? सीमेन मीठा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या पहुंच गया? हमारा शुगर पहुंच गई, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल्स का काम खत्म हो जाता है। अब अगली जो हमारी ग्रंथि है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ कहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सिंगल पेयर होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो कि इधर से तो क्या आ रहा है? इधर से हमारी किसकी पाइप आ रही है? हमारी इस टेस्टिस से निकलने वाली पाइप आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ किडनी क्या कर रही है? यूरिन को फिल्टर कर रही है। किसको फिल्टर कर रही है? ब्लड को ये फिल्टर कर रही है। और क्या बना रही है? यूरिन बना रही है, मतलब मूत्र बना रही है, ठीक है। एक तरफ से तो उसी पार्ट से एक तरफ क्या आ रहा है? एक तरफ तो स्पर्म आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ रहा है? यूरिन आ रही है। कई बार क्या होता है, यही प्रोस्टेट, ये जो सिंगल प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट क्या हो जाती है? फूल जाती है। इसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। अब आप खुद समझिए कि अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसी के ऊपर से अगर आपकी यूरिन वाली भी पाइप आ रही है, मतलब मूत्र वाली पाइप भी आ रही है, और इधर साइड से आपकी स्पर्म वाली पाइप भी आ रही है ना, मतलब शुक्राणु वाली पाइप भी आ रही है। अगर दोनों पाइप इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से आ रही है, तो अगर ये प्रोस्टेट फूल जाएगी तो शुक्राणु ना निकले कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये बीमारी जो होती है वो बुढ़ापे में होती है, 50-55 की एज में। तो शुक्राणु नहीं निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्पर्म नहीं निकल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर यूरिन पास नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है ना, किडनी फूल सकती है, किडनी खराब हो सकती है। तो इसलिए जब ये प्रोस्टेट फूल जाती है तो कई बार इस प्रोस्टेट का ऑपरेशन करके इस प्रोस्टेट ग्लैंड को ही हटा दिया जाता है। और फाइनली क्या होता है? जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी यूरिन पास होने लगती है। ये कॉमन बीमारी है, कई लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी होती है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, प्रोस्टेट कैसी होती है? सिंगल पेयर होती है, एक होती है, एक सिंगल ग्लैंड होती है। इसका क्या फ्लूइड होता है? तरल पदार्थ होता है, जो कि सीमेन बनाने के काम आता है। पीएच कैसा होता है? 6.5, मतलब कैसा होता है? अम्लीय पीएच होता है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। और सीमेन के लगभग 5% या कुछ पार्ट में रेस्पॉन्सिबल होती है। 5% पार्ट जो होता है सीमेन का, वो किससे बनता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड से, ठीक है। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब अगली बात करते हैं हम किसकी? अपनी काउपर्स ग्लैंड की बात करते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? काउपर्स ग्लैंड की बात करते हैं। चलिए फिर से मैं बनाता हूँ। ये हमारा टेस्टिस है, यहाँ का हमारा पेनिस है ये, और नहीं बनना, अच्छा सॉरी, फिर से बनाता हूँ। ये हमारा टेस्टिस है और ये क्या है? हमारा पेनिस, ठीक है। यहाँ से क्या आया हमारा? मैंने आपको बताया था ये टेस्टिस है। टेस्टिस से यहाँ पे क्या था? एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बाद क्या आया? वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस के बाद यहाँ पे कहीं सेमाइनल वेसिकल थी, यहीं पे आया प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पे 2 मटर के दाने जितनी
दो ग्रंथियाँ होती हैं, इन दोनों ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सीमेन वाली पाइप और यूरिन वाली पाइप, मतलब शुक्राणुओं वाली पाइप, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट, शुक्राणुओं वाली पाइप और मूत्र वाली पाइप, दोनों पाइप एक ही रास्ते से जानी है, इस पेनिस वाले रास्ते से। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब आपको पता है जो मूत्र होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, मूत्र कैसा होता है? अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है ना। और जो हमारा शुक्राणु है, जो हमारा स्पर्म है, शुक्राणु है, वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। मतलब कैसा होता है? क्षारीय का मतलब क्या कह सकते हैं हम? बेसिक होता है। ठीक है, या कई बार बेसिक नहीं, सॉरी, इसको आप ये लिख लीजिए, ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। स्पर्म कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, यूरिन तो क्या है? हमारी एसिडिक है ना, मूत्र हमारा कैसा है? अम्लीय, और ये जो हमारा स्पर्म है वो कैसा है? उदासीन, यानी कि न्यूट्रल। अगर अम्लीय वाले रास्ते में, इसी रास्ते से पहले क्या पास हो रही है? यूरिन पास हो रही है, मतलब मूत्र पास हो रहा है, मूत्र निकल रहा है। और अगर इसी वाले रास्ते में ये उदासीन स्पर्म चले जाएंगे, इसी वाले रास्ते से, आपको सबको पता है पेनिस से ही स्पर्म भी निकलते हैं। ठीक है, शिश्न से ही क्या निकलते हैं? शुक्राणु भी निकलते हैं, स्पर्म भी निकलते हैं, और इसी पेनिस से क्या निकलता है? मूत्र भी निकलता है। ठीक है, दोनों एक टाइम पे नहीं निकलते, अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, बट जो पाइप होती है, जो पाइप जिससे शुक्राणु और मूत्र दोनों एक साथ निकलते हैं, वो एक ही होती है। ठीक है, तो इसी से मूत्र भी निकल रहा है। मूत्र कैसा है? एसिडिक, अम्लीय है। मूत्र कैसा है? अम्लीय। और ये कैसे है? उदासीन। अगर इस अम्लीय रास्ते में ये उदासीन या फिर न्यूट्रल जो हमारे स्पर्म है वो आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? स्पर्म तो हमारे मर जाएंगे, डाई कर जाएंगे, है ना। ये स्पर्म ना मरे, इसको बचाने के लिए प्रकृति ने क्या किया? काउपर्स ग्लैंड दी। क्या दी? काउपर्स ग्लैंड, या इन्हीं को क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो दो पेयर मटर के दाने जैसी जो दो पेयर होती हैं, जो दो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं? इनका द्रव कैसा होता है? इनका द्रव क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय द्रव जब इस अम्लीय रास्ते में जाता है, ठीक है, जब ये क्षारीय द्रव इस अम्लीय रास्ते में जाता है, तो इस रास्ते को कैसा कर देता है? उदासीन। मतलब पेनिस वाले रास्ते को कैसा कर देता है? पेनिस वाले रास्ते को या शिश्न वाले रास्ते को, मूत्र मार्ग को कैसा कर देता है? उदासीन कर देता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, या केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो अम्ल होता है, वो अम्ल जब क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो क्या कर देता है? उसको उदासीन कर देता है। मतलब एसिड प्लस बेस क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है ना, या सॉल्ट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला रास्ता कैसा हो गया? एकदम उदासीन हो गया, न्यूट्रल रास्ता हो गया। पहले अम्लीय मूत्र आ रहा था, मगर काउपर्स ग्लैंड ने, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ने क्या निकाला? अपना एक फ्लूइड निकाला, जिससे क्या हो गया? जिससे ये रास्ता कैसा हो गया? क्षारीय हो गया, और अम्ल प्लस क्षार मिला के ये रास्ता कैसा हो गया? एकदम न्यूट्रल हो गया। अब अगर इसमें स्पर्म पास होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा जब भी सीमेन पास होता है, जब भी सीमेन निकलता है, तो सीमेन निकलने से थोड़ी देर पहले एक वाइट कलर का चिपचिपा सा लुब्रिकेटेड फ्लूइड निकलता है, जो कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और वो क्षारीय किस लिए होता है? क्योंकि हम उसमें लगातार यूरिन पास कर रहे हैं। यूरिन तो रोज ही निकलती है, मगर स्पर्म कभी कभी निकलता है। तो स्पर्म निकलने से पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड क्या निकाल देता है? ये हमारा काउपर्स ग्लैंड क्या निकाल देता है? एक फ्लूइड निकाल देता है, जो कैसा होता है? क्षारीय, और पूरे रास्ते को कैसा कर देता है? उदासीन। इसके बाद अगर स्पर्म निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसका जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्वेश्चन यही आएगा कि ये क्षारीय होता है, और ये क्या देता है? चिकनाहट देता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन देता है। कौन? काउपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो क्या देता है? ल्यूब्रिकेशन देता है, और कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद क्या है हमारा? यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये जो पैसेज है ना, ये जो पैसेज जिससे यूरिन पास होती है, ये लगभग कितना होता है? 8 इंच लंबा पैसेज होता है। और इसी पैसेज को, इसी रास्ते को क्या बोलते हैं? इसी पैसेज को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं, या मूत्र मार्ग बोलते हैं। वो मार्ग जहाँ से क्या पास होनी है? यूरिन पास होनी है, यूरिन निकलनी है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली जो हमारा आखिरी है शिश्न की, या फिर पेनिस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पेनिस। इस पेनिस में क्या होता है? 3 कैविटी पाई जाती हैं।
ठीक है। एक सिंगल कैविटी, ये अगर आप ये समझिए एक पाइप है, उस पाइप में अगर आप एक छोटा पाइप डाल देंगे, ठीक है, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर छोटा पाइप डाल लीजिए, ठीक, तो एक तो छोटे पाइप की कैविटी हो गई, एक जो छोटे पाइप के अंदर छेद है वो छेद हो गया, और इधर उधर दो छेद कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा पाइप डालिए, मतलब एक गोल पाइप लीजिए, ऐसा एक चौकोर पाइप ले लीजिए या फिर, और उसमें इस तरीके का गोल पाइप डाल लीजिए। तो एक तो ये कैविटी हो गई, है ना, एक तो ये छेद हो गया, ये रास्ता हो गया, और दो ये अलग अलग रास्ते हो गए। इसी तरीके से पेनिस में 3 कैविटी पाई जाती है, मतलब पेनिस को डिवाइड करने के लिए एक बीच में एक कैविटी होती है जो इस कैविटी को 2 कैविटी में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, और एक इसकी अपनी खुद की कैविटी। तो जो सिंगल कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और जो पेयर में कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा में क्या होते हैं? साइनसेस होते हैं, ब्लड साइनसेस होते हैं, मतलब इसमें ब्लड उतर सकता है, ठीक है, मतलब रुधिर या रक्त उतर सकता है। तो जब एक्साइटमेंट होता है, जब एट द टाइम ऑफ सेक्स, ड्यूरिंग सेक्स, मतलब जब संभोग के दौरान क्या होता है, जो हमारा सिस्न होता है वो कैसा होता है? इरेक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? इरेक्ट हो जाता है, उसमें इरेक्शन हो जाता है, उद्दीपन हो जाता है, ठीक है, खड़ा हो जाता है, ठीक। तो इससे क्यों ये खड़ा हो जाता है, क्यों उसमें उद्दीपन हो जाता है? क्योंकि इन साइनसेस में क्या होता है? इन साइनसेस में ब्लड उतर आता है। ब्लड उतरने की वजह से जो सिस्न होता है वो इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, मसल उसकी कैसी हो जाती है? टाइट हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सिस्न में हड्डी होती है, मतलब बोन होती है? तो जी नहीं, सिस्न में कोई भी बोन नहीं होती। सिस्न का जो इरेक्शन है, उद्दीपन है, वो ब्लड के उतरने की एक घटना है, ब्लड के उतरने का एक प्रोसेस है, इसकी वजह से सिस्न का इरेक्शन होता है, ठीक है। धन्यवाद। ये आज की क्लास थी जिसमें हमने नर जनन अंग को पढ़ा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ा। इसके 8 भाग थे, मैंने आपको सारे ब्रीफ में डिस्कस किए। अब जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मादा जनन तंत्र होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैक क्लासेस। धन्यवाद। The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalian Per